हेलो नमस्कार दोस्तों। आपके सामने प्रस्तुत है टाइम एंड टेंस का ये पहला सीरीज का पहला वीडियो, जिसमें आप पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके पहले आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा, जिसमें आपने बात किया था सभी टेंस के बारे में और उनके प्रकार के बारे में। यह सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और प्रस्तुत है आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस काल के वाक्यों का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले पहचान हो जाना चाहिए वाक्य किस टेंस का है। तो इस टेंस को पहचानने के लिए हिंदी वाक्यांत में आपको ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि शब्द अगर दिख रहे हैं तो आप पहचान जाएंगे ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब हो गई वाक्य पहचान। उसके बाद आप देख लेते हैं सहायक क्रिया क्या होती है। वैसे तो सहायक क्रिया सिंपल वाक्य में नहीं प्रयोग होती है, उसकी जगह पर आप वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, पर निगेटिव और इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया के रूप में आप डू और डज का प्रयोग करते हैं। डू का प्रयोग आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ करते हैं, और डज का प्रयोग आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एकवचन कर्ता के साथ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। और बात होती है प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे इत्यादि, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। वहीं बात की जाए सिंगुलर सब्जेक्ट की, तो सिंगुलर सब्जेक्ट वे सब्जेक्ट होते हैं जैसे ही, सी, इट। नाम किसी का हो, जैसे राम, श्याम, मोहन, आपका भी नाम हो सकता है, हमारा भी नाम हो सकता है। ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। इनके लिए आप डज का प्रयोग करेंगे, और यदि आपको वाक्य में आई, वी, यू, दे इत्यादि दिखे तो आप डू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद बात होती है मेन वर्ब की, मुख्य क्रिया की। तो उसके बारे में जान लेते हैं। मुख्य क्रिया इस वाक्य में, इस टेंस में जो प्रयोग होती है उसे हम फर्स्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं, बेस फॉर्म के नाम से जानते हैं। बेस फॉर्म में यदि एक वचन कर्ता होता है तो आप सिंपल वाक्य में यस या ईएस प्रयोग करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो आप बेस फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म जो होता है या बेस फॉर्म जो होता है उसी को ज्यों का त्यों लिख देंगे। यस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। कभी कभी आप देखेंगे सिंपल वाक्य में भी आपको डज अथवा डू का प्रयोग मिल सकता है, वो स्पेशल केस होगा, वो आप अगले वीडियो में देखेंगे, डिटेल्स में बताया जाएगा आपको। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है। आपको इसके आगे का और भी वीडियो मिलता रहेगा। इसके लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन चालू होना बहुत ज़रूरी है, तो आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको अगली वीडियो की, इस सीरीज़ की अगले वीडियो की जानकारी अपने आप मिल जाए। तो हम लोग बात कर रहे थे मुख्य क्रिया की। मुख्य क्रिया का जो होता है वो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है, जिसे हम फर्स्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं। फिर आप देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के लिए फार्मूला क्या होता है, साधारण वाक्य के लिए फार्मूला क्या होता है, जिसको आप अफर्मेटिव के नाम से जानते हैं। अफर्मेटिव वाक्यों के लिए सब्जेक्ट प्लस डू अथवा डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे डू अथवा डज अभी सिंपल वाक्यों में नहीं लगेगा, जब कभी स्पेशल केस होती है तब लगता है, उसको अलग से पढ़ा जाए ऐसा हमको अच्छा नहीं लगा, उचित नहीं लगा, इसीलिए हमने इसी फार्मूले में ऐड कर लिया है। सिंपल वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय आप, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे, डू डज नहीं लगेगा। और यदि प्लूरल है तो बेस फॉर्म ही लगेगा, यस या ईएस नहीं लगेगा। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लिखेंगे। फिर बात होती है जहाँ नेगेटिव वाक्य की। नेगेटिव वाक्य भी सिंपल वाक्य की तरह होता है, सिंपल सेंटेंस की तरह होता है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डू अथवा डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यदि वाक्य में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे पार्क में, सुबह में, शाम में, तो इन सबको आप अदर वर्ड्स में रखते हैं। फिर वही बात होती है इंट्रोगेटिव वाक्यों की। इंट्रोगेटिव वाक्य दो प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा इंट्रोगेटिव वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक जिनके आगे क्या आता है, जिनको हम जनरली यस या नो टाइप का जानते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए क्या उसने खाना खाया, तो आपका जवाब होगा या तो हाँ या तो ना। इसीलिए हम इसको यस या नो टाइप के कैटेगरी में रखते हैं। फिर आपने पढ़ा क्या उसने पुस्तक पढ़ा, तो आपका जवाब होगा या तो हाँ या तो ना। इसीलिए इसको यस या नो टाइप के कैटेगरी में रखा जाता है। फिर दूसरी जो टाइप होती है वो होती है प्रश्नवाचक वाक्य। जनरली प्रश्नवाचक वाक्य जब आप देखते हैं वो उनकी शुरुआत जो होती है WH से होती है, जैसे हु, हुज, हुम, व्हाई, इन सब में WH कॉमन होता है, इसलिए हम इसको WH कैटेगरी में रखते हैं। अब बात होती है पहले वाले टाइप की, यस या नो टाइप। इसके लिए आप सबसे पहले डू अथवा डज का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। डू अथवा डज का प्रयोग आप सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, ये विशेष ध्यान देना होता है इस टेंस में, और लगभग सभी टेंस में ध्यान देना होता है, नहीं तो आप सब कुछ आते हुए भी गलत कर देंगे। तो आप बात हो गई डू अथवा डज की। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगा लिया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, यहाँ पे यस या यस नहीं लगेगा किसी भी के साथ भी। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और हाँ, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत ज़रूरी है। यदि आप नहीं लगा रहे हैं तो एग्जामिनर सब कुछ सही होने के बाद गलत कर सकता है और आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो चिन्ह का विशेष ध्यान रखें। फिर दूसरा टाइप जो होता है WH टाइप। WH टाइप में आप सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं जो बीच में आया होता है, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि। उसके बाद आप सब्जेक्ट के अनुसार टू अथवा डज का प्रयोग करते हैं, फिर आप सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी आपको ध्यान देना है यस या यस नहीं लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड यदि कुछ है। और यहाँ भी मार्क ऑफ इंट्रोगेशन बहुत ही कंपलसरी है और इसका विशेष ध्यान रखें। जनरली छात्र जो होते हैं, मित्र जो होते हैं, दोस्त जो होते हैं, वो सब कुछ सही कर लेते हैं और फुल स्टॉप गलती से रख देते हैं, और ये बहुत गलत आदत है। इसको आप सुधारिए। यदि आप इसमें सुधार नहीं लाते हैं तो आप गलती कर देंगे, सब कुछ सही होने के बावजूद आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपका नुकसान होगा। इसके बाद बात होती है कुछ महत्वपूर्ण केसेस की जो आपको एकेडमिक में नहीं बताया जाता। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो हमारे मित्र बंधु कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हैं, ये पॉइंट उनके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको देखना है जो कार्य, जो एक्शन प्रेजेंट में हो रहा हो या प्रेजेंट रूटीन को दर्शाता है, दैनिक कार्य को दर्शाता है, उनके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रेजेंट रूटीन वर्क या प्रेजेंट रूटीन एक्शन। इसके लिए आप लिखते हैं जैसे ही कम हियर, ही कम्स हियर डेली, वह यहाँ रोज़ आता है। इसमें एक शब्द मिला आपको रोज़, रोज़ डेली। डेली, ये डेली एक्शन है, वो उसके आने की ये रेगुलरिटी है। और रेगुलर एक्शन, रेगुलर वाक्यों में, डेली एक्शन वाले वाक्यों में आप देखते हैं जैसे यू कम हियर डेली, आप यहाँ प्रतिदिन आते हैं। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ये मिल गया आपको हिंदी वाक्य में। इससे भी पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। कभी कभी आपको ये ना दिखे तो भी परेशान नहीं होना, ये देख लेना है ये डेली रूटीन का वर्क है, ये डेली रूटीन का सेंटेंस है, तो इसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करना है, ये विशेष ध्यान रखें। दूसरा होता है इरेगुलर वाक्य, इरेगुलर एक्शन।
जो एक्शन दैनिक ना हो करके मासिक हो सकते हैं, अर्धवार्षिक हो सकते हैं, वार्षिक हो सकते हैं या कई वार्षिक भी हो सकते हैं, थर्ड मंथली हो सकते हैं, हाफ ईयरली हो सकते हैं, एनुअली हो सकते हैं या रैंडम ईयर्स में हो सकते हैं, जो कभी कभी घटित होते हैं, जैसे ज्वालामुखी का फटना, भूकंप का आना। इन सब के लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, जिनमें से आपने पढ़ा भी होगा। कुछ एक्शन डेली होते हैं पर कुछ एक्शन डेली नहीं होते हैं, जैसे एर्थक्वेक केम इन जापान, जापान में भूकंप आया। वैसे फिजिकली आप जब ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जापान में भूकंप एक आम बात है, वहाँ पर भूकंप आते रहते हैं, पर उनका समय फिक्स नहीं होता, वो भी इरेगुलर होते हैं, इसीलिए यहाँ पर इसको मेंशन किया गया है। इसके बाद बात होती है हैबिट्स की, आदत की। ऐसे वाले वाक्यों का भी ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे आपने देखा होगा आपके गांव में, घरों में, शहरों में कुत्ते जो होते हैं नए लोगों को देखकर, अजनबियों को देखकर भौंकते हैं। ये उनकी आदत होती है, ये उनकी आदत होती है। कुछ लोग जो धूम्रपान करते हैं, नशा करते हैं, बीड़ी सिगरेट का प्रयोग करते हैं और नशीली चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ये उनकी आदत होती है, ये उनकी हैबिट होती है। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और अगली पॉइंट जो है वो ध्यान देने वाली बात है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ होती है, सार्वभौमिक सत्य होती है, जिसे हम और आप नहीं बदल सकते हैं। बदल सकता है तो सिर्फ प्रकृति बदल सकता है, और शायद वो अभी मुमकिन नहीं है। तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन भी आप इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। इसमें इसके एग्जाम्पल्स को आप बहुत आसानी से, बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। सुबह सुबह आप डेली देखते हैं सूरज पूरब में निकलता है, आपको हिंदी वाक्य में भी मिल गया ता है ती है। यदि ऐसा नहीं है फिर भी आप देखेंगे क्या ये सत्य है, तो कभी आपने या आपके पूर्वजों ने या आपके आने वाली पीढ़ी ने ये नहीं सोचा होगा सूरज कभी पश्चिम से निकलेगा। ये तय है सूरज हमेशा पूरब से ही निकलेगा। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये भी तय है पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर लगाएगी, ना कि सूर्य पृथ्वी का। तो ये सब यूनिवर्सल ट्रुथ हैं जिनको बदला नहीं जा सकता है। तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं इसमें वो ये है कि खेलों की कमेंट्री जो होती है, आप मैच देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, टेनिस बॉल देखते हैं, ये सब जो कमेंट्री होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है, प्रेजेंट टेंस में होती है। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जो होती है वो प्रेजेंट टेंस में होती है। जैसे आप पढ़ते हैं 3 किल्ड इन फ्लूड, 3 लोग बाढ़ में मारे गए, ये प्रेजेंट टेंस में होता है। बस कुछ एक्शन का पास्ट में दिखा दिया जाता है। और ऑफिशियल प्लान जो होते हैं, ऑफिशियल प्लान जो कार्य होते हैं, उनके लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्लान किया है, आपके देश के प्रधानमंत्री, आपके राज्य के मुख्यमंत्री कहीं जाने वाले हैं अगले सप्ताह, तो वो वाक्य भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे मिस्टर सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश गो टू लखनऊ नेक्स्ट वीक। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसका अगला वीडियो, एग्जाम्पल्स का वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। समय ज़्यादा हो गया है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए इसको नियम को यहीं तक कंप्लीट करते हैं। और ये तो रहे सब नियम के फॉर्मेटिव भी इंफॉर्मेशन। और आपको अगला वीडियो जो होगा वो ये है। इस हिस्से में आप जितने नियम पढ़े हैं इसका आप एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।